क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर ख़वातीन कहाँ पर हैं? मुल्क का अदालती निज़ाम, जिसमें उसकी निस्फ आबादी का सिर्फ 12% हिस्सा शामिल हो, क्या इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सकता है? गैर सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक आला अदलिया में ख़वातीन की तादाद 6% है, यानी 100 में से सिर्फ 6 ख़वातीन जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड वकीलों में भी ख़वातीन की नुमाइंदगी 4% से भी कम है, यानी 3000 में से बस 102 ख़वातीन वकील हैं। और तो और 2 लाख से ज़्यादा कानूनी माहिरीन में सिर्फ एक ख्वाजा सिरा वकील हैं। NGOs और पॉलिसी मेकर्स अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन को इस शोबे में आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब ख़वातीन अपनी तालीम मुकम्मल करके इस फील्ड में आती हैं तो उन्हें समाजी और पेशा वराना मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने से रोकता है। आइए ज़रा इन रुकावटों पर बात करते हैं। जब शुरू में आप आते हैं, आपकी यहाँ पे ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो मेल्स की है, चाहे वो कोर्ट का स्टाफ हो, आपके जजेस हों या आपके जो कलीग्स हों या आपके फ्रेंड्स हों, उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी मेल की होती है। तो उनको ये भरम दिया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकती बिना किसी सपोर्ट के। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप किस तरह के सपोर्ट की बात कर रही हैं। तो उन्होंने किया कि यहाँ पे कोई लेडी सर्वाइव नहीं कर सकती बिना किसी सपोर्ट के, हर हवाले से, चाहे फाइनेंशियली हो या एडवाइस लेना हो, किसी केस में आपको रहनुमाई चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ असल में मसला ये है कि अगर कोई लेडी लॉयर अगर इस तरह के मामलात में किसी मेल एडवोकेट के साथ इंडल्ज हो जाती है तो उसमें वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा दिया जाता, उसको नीचे रखने की कोशिश की जाती है पार्टनर्स की तरफ से, उनके केसेस के ऊपर हावी होने की कोशिश की जाती है। तो उनकी जो वो स्किल्स होते हैं वो इन्हांस होने की वजह से वो वहीं दब जाते हैं और उनको वो स्पेस नहीं मिल पाता कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, हमारे पास बेसिकली होता ये है कि जब आपके पास एक केस आता है तो उस केस के बाद आपके पास केसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप वो केस खुद नहीं डील करेंगे, आप किसी की सपोर्ट लेंगे, तो आप कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे? तो दूसरी बार वो क्लाइंट कैसे अप्रोच करेंगे आपको? फिर ये जो चीज़ें होती हैं वो फिर लेडी लॉयर्स की प्रैक्टिस को जो है ना वो अंडरमाइन करती हैं। कराची में थोड़ा शऊर है, वहाँ पे जो लिटिगेंट्स आती हैं उनके कुछ हैदराबाद और डिस्ट्रिक्ट दादू या नशर फेरोज़ या सखर के हवाले से कुछ नॉलेज है, मगर यहाँ पे जो मैंने हैदराबाद में और जो इंटीरियर सेंड में देखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती उनके केसेस की, उनको प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया जाता और उनको उनके मेथड्स दाखिल करके छोड़ दिए जाते हैं मेल लॉयर्स की तरफ से। फिर वो सफ़र करती रहती हैं, उनको मंथ लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, जिसके ऊपर हम ब्लेम करते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा है। मगर असल में ये जो मेल लॉयर्स होते हैं वो ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें वो जो लिटिगेंट्स होती हैं वो प्रॉपर, उनको कोई नॉलेज नहीं हो पाती, तो वो प्रॉपर जो है ना क्लेम नहीं कर पाते मेल एडवोकेट्स के साथ। तो उनको फिर आगे चल के अगर कोई लेडी यंग है या वो लेडी खूबसूरत है तो उनको फिर दूसरी कैटेगरी में रखना शुरू कर देते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे सारे केसेस हैं जिसमें वकील साहिबान ने अपनी ही क्लाइंट के साथ जिनको खुला करवाई कोर्ट से या जिनको डाइवोर्स दिलवाई या उनके बच्चों के केसेस थे वो चलवाए, तो उनके बाद उन्हीं क्लाइंट से शादी कर ली, निकाह कर ली, मतलब सेकंड मैरिज कर लिया या थर्ड मैरिज कर लिया। तो कुछ तो वकील साहिबान होते हैं वो निकाह कर लेते हैं, मगर कुछ को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस था, एक साइबर क्राइम के मैटर में हम एक लेडी का केस लेके गए FIA में। उसमें वो जो FIA का बंदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने उसी लेडी को खुद ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और उसको खुद हरास करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी हमने खुद उनके अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग इनिशिएट की कि हम यहाँ पे आए थे कंप्लेंट लेके, ये एक प्रॉपर फोरम है जो हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है, मगर ये लेडी
अगर वहाँ पे गई है अपना केस लेके, तो उन्हीं FIA के अमलदारों की तरफ से, जो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसकी तरफ से ही वो हरासमेंट का शिकार हो गई। उसके अलावा मेरे पास अभी मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस चला रही हूँ। हमारे एक लेडी जज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहाँ पे एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। लगातार कंटिन्यूसली उसमें शोकाजेस इशू हो रहे हैं। पुलिस अपना रिपोर्ट दे चुकी है कि हमने जो है ना वो शोकाज सर्विस हेल्ड करवा दिया, मगर इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो कि उसका हस्बैंड है, उसके रिलेटिव्स हैं, वो कंटिन्यूसली लेडीज़ को उस जो लेडी एप्लीकेंट है उसको परेशान कर रहे हैं कि अपने केस से विड्रा हो जाएं, नहीं तो हम आपको फेक जो क्रिमिनल केसेस लिटिगेशंस हैं हम उनमें आपको उलझा के रखेंगे, मगर हम कोर्ट को फेस नहीं करेंगे। उनकी तरफ से ना फैमिली सूट में उनकी कोई अपीयरेंस हुई, जो उनके घर वाले थे जिनके अगेंस्ट हमारे डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, ना उस डोमेस्टिक वायलेंस में अपीयरेंस हो रही है, मगर उनकी तरफ से एक फेक FIR लॉन्च की गई चोरी की, और उनमें वहाँ की पुलिस, लाड़काना की पुलिस, क्योंकि जो उसमें रिस्पोंडेंट्स थे वो लाड़काना के थे, लाड़काना से वो पुलिस आई है और इनको बिना किसी इंटरेस्ट शो किए, बिना किसी कंप्लेंट शो किए उनको यहाँ से उठा के लेके गए। वहाँ गए, उनको मारा पीटा, उनको बाउंड करने की कोशिश की गई कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। फिर यहाँ पे जो पार्टी थी वो गई है, वहाँ पे उन्होंने पुलिस को पैसे दिए हैं और उनके बाद जाके उसकी मैंने वहाँ पे बेल करवाई है, मगर वो पैसे देने के बावजूद भी उनको केस को ख़त्म नहीं किया गया। वो एक फेक FIR उनके ऊपर फोस्ट की गई। अब एक लेडी है जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेके आ रही है, हमारे यहाँ केसेस रिपोर्ट नहीं होते, सोसाइटी में केसेस इतनी आसानी से रिपोर्ट नहीं होते, रिपोर्ट हो भी जाते हैं तो इतना प्रोसीजर डिले किया जाता है उसका कि वो पार्टी ही फेडअप हो जाती है और वो उसको मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस पार्टी ने हमें अप्रोच किया FIR के बाद, जब ज़मानतें वगैरह मैंने खुद करवाई, लाड़काने में किसी एडवोकेट को रिक्वेस्ट की, वो उसने वहाँ पे जाके उनको परसू किया और उनकी बेल करवा दी। फिर उसके बाद जब वो पार्टी मेरे पास आई, उन्होंने कहा तो कोर्ट से तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमें मजबूरन उनकी बात माननी पड़ेगी। और वो कह रहे हैं, उधर साइड कह रही है कि आप हमें बच्चे दे दे, तो हमें बच्चे भी डिलीवर करने पड़ेंगे। तो वो पार्टी अपना जो है ना वो फेथ एक्सेस टू जस्टिस पे छोड़ गई। उनका जो एक्सेस टू जस्टिस पे एतमाद था वो उसका ख़त्म हो गया कि कोर्टें हैं, हमारे लिए हैं और हमारे लिए वो इनिशिएटिव लेती हैं। तो एक अगर इस तरह का अगर एक केस एक इलाके में प्रेसिडेंट होगा तो जाहिर सी बात है वो बात सर्कुलेट होगी। इसमें जो हमारे जजेस, लेडी जजेस हैं या कोर्ट हैं, उनका जो अमल है वो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये जो लिटिगेशंस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसके अलावा मेरे पास एक एक्सपीरियंस रहा हिंदू कम्युनिटी का, जिसमें लड़की जो है ना वो कोहली बिरादरी से बिलोंग करती थी। वो अपने घर में रहती थी, शादी के बाद उसका देवर उसको तंग करता था नाजायज़ ताल्लुकात रखने के लिए। उसमें उस लड़की ने रेसिस्ट किया, अपने हस्बैंड को कहा, अपने पेरेंट्स को कहा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लड़की जब अपने घर पे आ गई तो उसको वही बंदे अपने घर से उठा के लेके गए, 3 दिन मुसलसल उसे रेप का और सोडोमी का निशाना बनाया, और उसके बाद उसको जब उसकी कंडीशन ख़राब हुई तो उसको फेंक के चले गए। इसमें जो जवाबदार थे वो जवाबदार हारी थे एक ज़मींदार के, मातली तालके में एक ज़मींदार है, उसके अंडर वो होते थे। तो उस ज़मींदार के कंपल्शन के साथ, उसकी सपोर्ट के साथ लेडी को लेके गए और वहाँ पे 3 दिन मुसलसल रेप का और सोडोमी का निशाना बनाया। लड़की की जब हालत ख़राब हो गई तो उसको फेंक के चले गए। फिर 3 महीने उनको फैसले के लिए रुलाया, और फिर जब हमने FIR दाखिल की तब जाके वो बंदा अरेस्ट हुआ। मगर जब वो अरेस्ट हुआ तो एलिगेशन, जब डिफेंस काउंसिल इसमें आया तो उनकी तरफ से जो कोर्ट में अपनी डिफेंस प्ली ले गई वो उस लेडी के अगेंस्ट ही ले गई कि ये लेडी ऐसी थी, ये ख़राब थी, इसके अपने हस्बैंड के साथ इश्यूज़ थे और दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट थे, तो इसकी वजह से उसको जो है ना इस चीज़ों को मिसयूज़ कर रही है। तो बजाय कि एक रिलीफ देने के, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसा है, जो वकील बरादरी है वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि एक कितना हीनियंस ऑफेंस है रेप और सोडोमी का मैटर। जो एक लड़की माइनर है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने मेडिकल भी करवाई हुई है कि वो लड़की अभी अंडर एज है, वो अबव 18 नहीं है। सो इसमें मेरा ये कहना है कि हमारे जो जजेस होते हैं वो ब्रॉड सेंस में केसेस को नहीं देखते, वो कुछ स्पेसिफिक
ان کے ایک نیریٹو بنے ہوئے ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں اور کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. اگر بولڈ ڈیسیجن ہونے لگے دین اینڈ دیئر جو ہے نا وہ ایویڈنسز چلنے لگے دین اینڈ دیئر کیسز کی پروسیڈنگس میں ڈیلے نہ ہو تو حتی الامکان ہے کہ اس طرح کے جو میٹرز ہیں سوسائٹی میں وہ نہ ہوں اور ایک بیٹر انوائرمنٹ پیدا ہو سوسائٹی میں. خواتین کو اس پروفیشن میں آتے وقت مالی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ جونیئر وکلاء کو کوئی تنخواہ یا اسٹائپنڈ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کے کیریئر کے آغاز میں بھی ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور تو اور موجودہ معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں سوچنا ہوگا کہ مینٹیننس کے قوانین کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم بات کر لیتے ہیں مینٹیننس کی اور ریٹرن آف ڈوری آرٹیکلس کی. تو پاکستان میں، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں، یہ 3 ایسے کنٹری ہیں جہاں پر بیٹی جب گود میں آتی ہے نا، ہم تب سے ہی اس کا سامان جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہم کورٹ میں آتے ہیں ریٹرن آف ڈوری آرٹیکلس کے لیے. تو اس میں ہمارے کورٹ میں لا ہے بھائی کہ جو آپ کے پاس ریسپٹس ہوتی ہیں تو اس ریسپٹس کے حساب سے آپ کو آپ کا سامان جہیز مل جاتا ہے. دوسری بات، اگر آپ کی ریسپٹس ہاتھ سے لکھی گئی ہیں تو اس پہ آیا وہ جو لڑکا ہے اس کے یا اس کے گھر والوں کے سگنیچر موجود ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ججز کو بھی، اور وہ وکیل حضرات جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے، اپنے اوپر رکھ کر سوچے کہ ہمارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو نو ڈاؤٹ کوئی لسٹ بناتا ہے، کوئی نہیں بناتا. تو جب ہم لسٹ بناتے ہیں تو کیا ہم لڑکے والوں سے سائن لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، بالکل نہیں لیتے. کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ہم گھر بسا رہے ہیں وہ گھر ٹوٹے گا، یہ ہم توڑوانے کی کوشش کریں گے، بالکل بھی نہیں. لیکن یہ ہمارے جب کورٹ میں اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو اس میں یہ سوال بالکل ریز ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہاتھ سے لکھی ہے اس پہ لڑکے کے یا اس کے والد کے یا گھر والوں کے سائن ہیں؟ نہیں ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہے. دوسری بات آ جاتی ہے رسیدوں کی طرف. تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بیٹی جب گود میں آتی ہے سامان جہیز تو تب سے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کیسے اس کی رسیدیں مانگ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو مینٹیننس ہے وہ 2500 3000، زیادہ ہی آپ ذرا بحث کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے 5000 روپیز. تو ابھی جو ہم 2024 کے اندر چل رہے ہیں اس میں 5000 میں کیا ہوتا ہے، 3000 میں کیا ہوتا ہے، 2500 میں کیا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ججز اور ہمارے وکلا حضرات اس بارے میں نہیں سوچتے، جو انہیں سوچنا چاہیے کہ اس مہنگائی کے اندر ان پیسوں میں کیا آتا ہے. ریسنٹلی میرا ایک کیس ختم ہوا، اس کے اندر جج نے عدت کا جو خرچہ رکھا وہ 1000 روپے. 1000 روپے عدت کا خرچہ. کیا کرے گی وہ لیڈی؟ عدت کا مطلب تو یہ ہے نا کہ بھئی ان سے طلاق ہو گئی ہے، اس نے طلاق دی ہے، اب وہ اپنے گھر کے اندر ہی گھر سے نہیں نکل سکتی، تو وہ 1000 میں کیا کرے گی؟ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ہمیں اپیل میں جانا پڑتا ہے. تو ججز کو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ریمیڈی ہے کہ ہم اب آرڈر کے اگینسٹ اپیل میں جا سکتے ہیں، لیکن میں وکیل ہوں، میری جاب ہے یہاں، میں 100 بار آؤں گی. لیکن وہ لیڈی جو عدت میں ہے، وہ جو ہمارے پاس سول لوگ ہیں یا جو عوام ہیں جو نہیں پسند کرتے باہر جانا، باہر نکلنا، یا جو پردہ کرتی ہیں، ان کو کتنا سروائیو کرنا پڑتا ہے اتنی سی چیز کے لیے. تو وہ کیا کرتے ہیں، کورٹ نہیں جاتے، چھوڑ دیتے ہیں. ان کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے انصاف سے کہ ہم وہاں جائیں گے کیا ہوگا، وکیل کو فیس دیں گے ہم، جتنی ہمیں مینٹیننس ملے گی یا جتنا ہمیں عدت کا خرچہ ملے گا اس سے زیادہ تو ہم وکیل کو دے دیں گے، ہمارے آنے جانے میں لگ جائے گا اور پھر سالوں ہمارا کیس چلے گا. تو اس کے لیے ایک ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر اس کیس کو ختم کرنا ہے، اور اتنا اماؤنٹ ہو جو چل رہا ہے زمانہ، اس زمانے کے حساب سے جتنی مہنگائی ہے اس مہنگائی کے حساب سے بچوں کا اور اس لیڈی کا خرچہ باندھا جائے اور انہیں دلوایا جائے. اب خرچہ بن گیا ہے، اس کے بعد ہم کیا جا رہے ہیں اپیل کے اندر، کیونکہ وہ بندہ تو آ ہی نہیں رہا، وہ پیسے تو دے نہیں رہا. اب پھر سیم لیڈی نے اور اس کے گھر والوں نے پہلے سالوں سفر کیا، اگین وہ سالوں سفر کریں گے. میرا وکالت میں آنا ایک میرا انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے میں وکالت میں آئی. میری کزن تھی، ان کا مرڈر ہوا تھا 2018 میں. 2018 میں ان کا مرڈر ہوا تھا اور وہ مرڈر ایک بروٹل مرڈر تھا جس میں ان کے 8 پیس کیے گئے تھے، اور اسٹل آج تک ان کی ہمیں پوری باڈی نہیں ملی. اس کیس کی وجہ سے میں اس وکالت جیسی فیلڈ میں آئی. میں نے اس کیس میں اپنے آپ کو
इन्वॉल्व किया और मैंने वो केस हाई कोर्ट तक विन किया। उस केस में मुझे बहुत से हर्डल्स आए, मैंने उस केस में बहुत सी मुश्किलात को फेस किया, लेकिन उस केस में मुझे जो हमारे जज साहब थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था और मैंने इस केस से मैंने सीखा भी बहुत कुछ था। लेकिन एंड हाई कोर्ट तक हम इस केस में आए रहे और हमने हाई कोर्ट तक इस केस को विन किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस हमारी फेवर में आया, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। जूनियरशिप में हमें जो है बहुत सी मुश्किलात का सामना पेश होता है। हमें जो है आगे नहीं जाने दिया जाता, हमें हमेशा जूनियर और एक एज अ मुंशी ट्रीट किया जाता है। हमें यही कहा जाता है फाइलें उठा लें, एडजमेंट देते हैं। ये कोई मैं ख़ुद हाई कोर्ट की इनरोल्ड हूँ, लेकिन मेरे साथ स्टिल यही चीज़ है कि मुझे एज अ जूनियर ही ट्रीट किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमें इनकम का सबसे बड़ा इशू है। हमें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलती, ना हमें कोई ऐसा रिवॉर्ड दिया जाता है कि हम इनकरेज हों और हम आगे बढ़ें, हम इस फील्ड में अपने आप को आगे लेकर जाएं, इस फील्ड में हम कुछ अच्छा करें। ये चीज़ें हमें यहाँ पर बहुत सी फेस करने को मिलती हैं। मुंहिंजो घरवारो आहे, मूंखे खूब सपोर्ट कोन करे, शौक़ीन आहे पंहिंजे रननि जो, हर रोज़ माना नयूं नयूं शादियूं करे, इन करे मुंहिंजे पंहिंजे ॿारनि जो ख़र्चो नथो ॾे, ना ई असांखे का सपोर्ट उन्हनि जी तरफ़ां मिली आहे। ऐं पहिरियों केस कयो, वरी ॿियो केस कयमि जंहिंमें वकील दर बि खुड़कायमि, वकील बि मुंहिंजो कुझु बि कोन कयो, मूंखे को इंसाफ़ नथो मिले, न मूंखे ख़र्चो थो मिले, न मुंहिंजे ॿारनि खे थो ख़र्चो मिले। मुंहिंजा नंढड़ा ॿार हुआ, हाणे मुंहिंजा ॿार जवान थी विया आहिनि, हाणे 1 रुपयो कोन मिलियो आहे। रोज़ कोर्ट वञूं था, रोज़ आसरा ॾींदा, असांजो को कमु कोन था कनि, सिर्फ़ु ॻाल्हियूं करे असांखे ॿुधाइनि था बसि। न असां शादी कई आहे, असां पंहिंजे घर, पंहिंजे माइटनि में पंहिंजे ॿारनि खे वॾो कयो आहे। का सपोर्ट कान्हे, न उनखे घुराए असांखे ख़र्च वठी ॾियनि। पंहिंजी मिल्कियत अथसि, पीउ जी गाॾियूं अथनि, ॿनियूं अथनि, शोज़ोर अथनि, पर असांखे कंहिं ॻाल्हि में सपोर्ट हो नथा ॾियनि, न असांजो को इंसाफ़ था कनि। मुंहिंजो कार्ड बि बंदि कराए छॾियो अथसि, मुंहिंजो कार्ड बि NIC बि नथी ठाहे, जेके असांजा बेनज़ीर जा पैसा हुआ उहे बि मुंहिंजा बंदि कराए छॾियईं, उहे बि मूंखे कोन था मिलनि। वकील वटि विया आहियूं, वकील खे बि चऊं था, वकील बि ईअं ई चए थो हा खुलंदो, पर असांखे सपोर्ट काई वकील जे तरफ़ां बि कोन मिली आहे, न ई असांखे केस मां ई कुझु पैसा मिलनि था। मुंहिंजा नंढड़ा ॿार आहिनि, जवान थिया आहिनि, हिननि जो घर बि खपे, हाणे हिननि जी शादियूं थींदियूं, का शइ कोन्हे। मुंहिंजो भाउ ग़रीब आहे, जंहिंजी पटे वाली टुटी आहे, नंढड़ा ॿार अथसि, मुंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी नंढड़ी बीमार आहे, उन जो इलाज में हू पूरो आहे। असांखे खाधे लाइ बि जेतिरो उनजो हाल आहे असांखे संभाले थो। मुंहिंजे पीउ जी बि का ड्यूटी कान्हे, ग़रीब आहे मुंहिंजो पीउ, न को उन खे संभाले असांखे एतिरो। ऐं पाण मशीन हलायां थी, असांजो पोइवारी त केर बि कोन थो करे, पंहिंजी ड्यूटी अथसि। हाणे पघार बि खुलण वारा आहिनि, पर असांखे किथां बि सपोर्ट नथी मिले। मिल्कियत पंहिंजे पीउ जी जाम अथनि, पर असांखे नथा ॾियनि। पाकिस्तान का आईन तो कहता है कि सब शहरी बराबर हैं और किसी के साथ रंग, नस्ल या जिन्स की बुनियाद पर फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 रियासत को इजाज़त देते हैं कि ख़वातीन के हुकूक को महफूज रखने के लिए ख़ास क़वानीन बनाए जाएं। 2010 का वर्कप्लेस हरासमेंट एक्ट का कानून भी इसीलिए बनाया गया था ताकि काम की जगहों पर ख़वातीन को दरपेश मसाइल को हल किया जा सके। हरासमेंट एक ऐसा मसला है जो ख़वातीन को इस फील्ड में आगे बढ़ने से रोकता है। आएं और जानते हैं कि ये किस तरह से ख़वातीन की इस पेशे में शमूलियत को असरअंदाज करता है। मैं एक वकील हूँ, मेरे साथ उनके साथ ये एक वाक़या है जो मैं आपको बताऊँगी कि मेरे किसी पार्टनर ने मुझे ऑफ़र की कि मेरे पास काम है, आप मेरे साथ काम करें। उसने मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया कि आप मेरे साथ 10 मिनट के लिए गेस्ट हाउस चलें, मैं आपको उसके लिए पे करूँगा। जिसमें मैंने उसे सख्त लहजे में बात की और मैंने उससे कहा कि जो आपने अपनी बेटी पैदा की है ना, आप उसे वहाँ ले जाओ। आप किसी की बेटी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम आप उसे इस तरह भी ना कहें। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हमें फेस करना पड़ता है। सिर्फ क्या कि हमें इज़्ज़त से 2 रुपये कमाने हैं, इस इज़्ज़त की रोटी की वजह से हम अपनी इज़्ज़तें नहीं बेच सकते, लेकिन यहाँ पर हमें मजबूर किया जाता है। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ शायद इसी चीज़ की वजह से यहाँ से चली भी गई हों, बहुत सी हैं जो इन्वॉल्व भी हैं,
लेकिन इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। एडवोकेसी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों काम करते हैं। तो हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं वहाँ पर कहा जाता है कि ये मर्दों का माशरा है। मर्दों के माशरे से मुराद क्या है? क्या यहाँ पर औरतों की कोई हुकूक नहीं है? औरतें रह नहीं सकती या वो अपने हुकूक के लिए बोल नहीं सकती? हमारे पास फीमेल का रेशो बहुत कम है, मेल का बहुत ज़्यादा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 में से 2 ख़वातीन हैं, 8 जो है वो मर्द हैं। हम कहते हैं ज़माना ख़राब है। ज़माना ख़राब नहीं है, हम ख़राब हैं। हमारी सोच ख़राब है, हमारी नीयत ख़राब है, हमारी नज़र ख़राब है। जैसे एक जूनियर आई सीनियर के पास, तो उन्होंने कहा कि हम आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ देंगे, लेकिन आप सुबह कोर्ट आएंगी 8 बजे और 8 बजे से 2 बजे तक आप मेरे साथ कोर्ट में काम करेंगी, हर कोर्ट में जाएंगी। अगर मैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा तो आप मेरे साथ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाएंगी और फ्रंट सीट पर बैठ के जाएंगी। अगर एक लेडी एडवोकेट को एक मेल ले जाना चाहते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आगे बैठे या पीछे। दूसरी बात, 2 बजे कोर्ट से फ्री होने के बाद आप मेरे साथ लंच करेंगी। लंच करने के बाद आप मेरे साथ ऑफिस जाएंगी। ऑफिस में आप 9-10 बजे तक जाएंगी। तीसरा इशू, ऑफिस में क्या हो रहा है? ऑफिस में उसको हरास किया जाता है। वो आपसे क्या मांग रही है? कुछ भी नहीं। वो आपसे काम सीखने के लिए आई है, काम सीखना चाहती है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है? उन्हें हरास किया जाता है। तो हमें अपने माशरे को इस ज़िंदगी से बचाना है, तो इसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा कि कोई कानून बनाया जाए कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। हमारे मुल्क में मजहबी अक़लियतों को भी कानूनी निज़ाम में काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, जिन्हें हल करने के लिए खुसूसी क़वानीन बनाए जाने चाहिए। साल तक तो कोई पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पे कोई मिनारिटीज़ एक्ट था ही नहीं। वो इंडियन एक्ट के ऊपर ही चलते थे, या जो ऐसा समझे कि हिंदू जो लेडी थी उसको डाइवर्स का राइट ही नहीं था। लेकिन अभी जो 2018 में जो अमेंडमेंट आई उसके बाद हिंदू फैमिली में हिंदू जो लड़की है उसको, या हिंदू जो लड़का है जो अगर अलहदगी चाहता है, जैसे वो डाइवोर्स चाहता है, तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया गया कि टर्मिनेशन ऑफ द मैरिज। तो टर्मिनेशन ऑफ द मैरिज फैमिली कोर्ट एंटरटेन करती है। वो हिंदू मैरिज एक्ट 2018 के तहत, तो उसमें हम केस दाखिल करते हैं और उसमें जो हिंदू औरत को राइट दिया गया है कि वो तलाक ले सकती है हिंदू टर्मिनेशन एक्ट के तहत, और वही हक हिंदू मर्द को दिया गया है जो शादीशुदा है और अब अलहदगी चाहता है तो वो इस एक्ट के तहत वो अलहदगी हासिल कर सकता है। बाकी ये कि बाकी और भी बहुत सारे मसले हैं, जैसे कि सक्सेशन एक्ट में कोई हिंदू की जो प्रॉपर्टी होती है तो उसको कैसे डिवाइड किया जाए, वो जो उनके जो लीगल हेयर्स है उनमें किस तरह उनको डिवाइड करके दी जाए प्रॉपर्टी, तो इसके लिए कोई भी वाज़ेह तौर पे एक्ट अभी तक नहीं है। फोर्स कन्वर्सन का एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है, तो फोर्स कन्वर्सन इश्यूज़ में भी यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो मुसलसल सफ़र कर रही है। जैसा कि कोई शादीशुदा औरत अगर कन्वर्ट हो जाती है, मुसलमान हो जाती है, तो उसके साथ अगर 4 माइनर बच्चे हैं, इवन एक की उम्र अगर 1 साल है या 1 महीना है, तो वो चारों बच्चों को वो लेके चले जाती है मदरसे में और मौलवी साहब उनको भी मुसलमान कर देता है, जो बिल्कुल किसी भी तरीके से कानूनी लिहाज से जो है जो गलत है। ये इंतहाई नाजुक किस्म का क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ जो फेस कर रही है। और दूसरी ये होती है कि अगर
हाई कोर्ट में अगर कोई फोर्स कन्वर्सेशन का मैटर आ जाता है तो कोर्ट फौरी तौर पे आ जाती है कि भाई लड़की जो है, इवन वो लड़की माना माइनर होती है, 18 साल से कम होती है। पाकिस्तान में जो मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट जो बना हुआ है उसके तहत कोई भी लड़की 18 साल से कम उम्र की में शादी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर अगर कोई हिंदू लड़की कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाती है और वो 18 साल से कम है, भले 12 साल की भी है, तो यहाँ पर कोर्ट जो होती है तो वो फौरी तौर पे कहती है कि नहीं, यहाँ पर इस्लामिक पर्सनल लॉ बने हुए हैं, उसके तहत वो प्यूबर्टी है लड़की, क्योंकि मना बालिग हो चुकी है, इसलिए वो अपने हस्बैंड के पास जा सकती है। और एक मर्तबा वो मुसलमान हो गई तो अभी वो वापस कन्वर्ट नहीं हो जाती है। तो ये भी बड़ी कानून साजी की ज़रूरत है कि 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की हो या लड़का हो, उसको अपना रिलीजन चेंज करने के लिए कानून साजी मना होनी चाहिए। आखिर में सवाल यही आता है कि क्या मौजूदा कवानीन और अदालती निज़ाम बाकी ख़वातीन के लिए इंसाफ फराहम कर सकते हैं?